जिससे व्हाट्सएप चलता है ना वो डाउनलोड नहीं हो रहा। अच्छा ये देखिए Again, good morning students. Today we'll be discussing chapter number 10 biomechanics and sports. Biomechanics means living thing and mechanics means applied the law of the physics. So today we'll be discussing projectiles and factor effect in the projectile trajectory. हम सभी लोग जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करा जाता है, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट के साथ एक पर्टिकुलर एंगल के साथ ही हम उसका मोमेंटम या मूवमेंट पॉसिबल कर पाते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे आपने टेनिस की बॉल को थ्रो करते हैं, तो टेनिस की बॉल को थ्रोइंग एंगल कितना बनता है, 40 to 50 डिग्री एंगल पे बनता है। लेकिन वही अगर जैवलिन थ्रो को आप करते हैं तो जैवलिन थ्रो का पर्टिकुलर पार्ट 45 डिग्री एंगल पर होता है। लेकिन अगर आप बास्केटबॉल के एंगल को थ्रो करेंगे तो एंगल, अगर आप 3 पॉइंट्स की बात करें या 2 पॉइंट्स की या 1 पॉइंट्स की बात करें, तो हम मोस्टली 60 डिग्री एंगल पर जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट का एंगल उतना ही क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल के साथ यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं तो परफेक्शन हमारे पास क्लियर होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि व्हाट इज़ द बायोमैकेनिक्स। तो बेटा बायोमैकेनिक्स द साइंस कंसर्न विद द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड द इफेक्टेड प्रोजेक्शन ऑफ दिस फोर्सेज। हम लोग सभी जानते हैं कि जब हमारा इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ लीवर जब अप्लाई करे जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की ह्यूमन बॉडी के साथ, तो उसका जो परफेक्शन होता है या जो इफेक्ट होता है वो एक फोर्स के रूप में ही अप्लाई दिखाई दे रहा है जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, फर्स्ट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, सेकेंड है इंजरी प्रिवेंशन से रिलेटेड है, नेक्स्ट रिहेबिलिटाइजेशन, नेक्स्ट स्पोर्ट्स मेस्ट्री। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ द बायोमैकेनिक्स के साथ साथ इन चीज़ों एप्लीकेशन एंड स्पोर्ट्स में हम लोग सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए पर्टिकुलर एंगल, ऑब्जेक्ट्स एंड परफेक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट को आप पर्टिकुलरली इमेज के साथ या पर्टिकुलर ऑल प्रोजेक्टाइल बैन इज द थ्रो इन द कवर्ड इज द पैराबोला पाथ, तो पाथ इज द कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल्स। क्लियर है बेटा? The path is the projectile trajectory. Even in the case of the bullet, the path it travel in the curve, not straight. क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास स्पोर्ट्स इंजरी। अगर आपको बायोमैकेनिक्स की प्रॉपर नॉलेज है तो आपको इस चीज़ की भी प्रॉपर नॉलेज होगी। तो अगर कि हमें इंजरी से अपने आप को प्रिवेंट रखना है या रोकना है इंजरी को हमारे, तो प्रॉपरली हमारी बॉडी का वार्मिंग अप होना है। लेकिन वार्मिंग अप से मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपकी मस्कुलर, आपकी बॉडी के इंटरनल जो मैकेनिकल मोमेंटम है या जो मैकेनिक्स है उसका प्रॉपरली यहाँ पे मोमेंटम होना ज़रूरी है। रिहेबिलिटाइजेशन, सारी वर्किंग होने के साथ साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें उस पर्टिकुलर इफेक्टेड पार्ट को दोबारा रिहेबिलिटाइज करना पड़ता है, मतलब रिन्यू करना पड़ता है सीधे सीधे अगर वर्ड में कहे जाए। और स्पोर्ट्स मिस्ट्री से मतलब है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो आपको हेल्प करती है बायोमैकेनिक्स किसी भी न्यू सब्जेक्ट, न्यू टूल्स और न्यू इक्विपमेंट्स को जानने के साथ साथ उसकी वर्किंग में भी। नेक्स्ट चीज़ आता है स्कोप ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो जब भी कभी किसी न्यू टूल्स को अप्लाई करा जाता है, लाइक अगर आप हॉकी को अप्लाई कर रहे हैं तो हॉकी का ब्लेड कितना शार्प होगा और उसकी थिकनेस कितनी होगी या किस तरीके से वो अपने आप को यहाँ पर एक एंगल के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लियर करा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे होगा कि अगर आपने डिजाइन प्रॉपर है और आपकी जो ग्रिपिंग है, आपकी जो हेल्डिंग ग्रिपिंग है ये प्रॉपर होगी तो आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तो उस पर ही उतना ज़्यादा टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है डिजाइनिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़। हम लोग सभी जानते हैं कि जब किसी भी वर्कआउट को करा जाता है, पहले प्रीवियसली ये था कि बास्केटबॉल का जब हमें एक रिंग उस पर करा जाता था तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मार्क के साथ हमें किसी जब हिट करा जाता था तो यहाँ पे क्लियर। लेकिन जैसे जैसे न्यू इक्विपमेंट्स आ गए, न्यू टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे न्यू एपरेटस को भी डिज़ाइन किया गया और यही एपरेटस आपकी इस एक्टिविटी को ज़्यादा परफेक्टली एंड प्रेजेंटली यहाँ पे प्रेजेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में आपकी किस तरीके से पावर, एनर्जी और वर्क को यहाँ पे एक्सप्लेन कराया गया। तो वर्क हम लोग सभी जानते हैं P = F × V। यहाँ पे जो फोर्स है और आपका जो अप्लाइड वर्किंग है वो दोनों ही किस तरीके से हो रही हैं। तो पावर आपने अप्लाई करा प्लस आपकी बॉडी है, देन आपने रिड्यूसिंग एनर्जी है तो एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी आई और काइनेटिक एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो किस तरीके से आपकी बॉडी के और आपके ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से अप्लाई हो रही है। दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो के से है, तो वो उसके जस्ट हाफ mv² से रिप्रेजेंट है। नेक्स्ट चीज़ आती है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री हम लोग सभी अभी बात करी थी कि ऑल प्रोजेक्टाइल हैव बीन द थ्रू फॉलो द कर्व ऑन द प्रोजेक्ट पैराबोलिक पाथ एंड पाथ इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट चीज़ आती है एनर्जी। जो भी आप अप्लाइड एनर्जी करते हैं वो किस तरीके से में इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा वर्क परफॉर्मली होगा। और वर्क क्या है, वर्क इक्वल टू F/d। तो यहाँ पे जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है वो दोनों ही चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट चीज़ है आपका मोमेंटम या मोशन जो डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे। नेक्स्ट है आपके पास फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास आ रही है वो ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की थ्रोइंग के साथ साथ उस पर उतना ही अप्लाई होना चाहिए। तो लाइनर, एंगुलर और स्टैटिक और डायनामिक, इस तरह लाइनर और एंगुलर मोशन है और स्टैटिक डायनामिक है। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, तो कौन कौन सी चीज़ें प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री को इफेक्टेड करती है। तो पहला है एंगल या डायरेक्शन ऑफ द पाथ। तो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, और रेंज इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन to where the projectile hit the earth surface. A particular angle of projection correspond to the maximum range when the projectile is projected at an angle of the 45. नेक्स्ट चीज़ आती है एंगल। तो एंगल बेटा हम लोगों ने प्रीवियसली भी लगातार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आपका पर्टिकुलर एंगल है फर्स्ट ईयर द, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं 30 डिग्री एंगल पे, तो 30 डिग्री एंगल पे उस ऑब्जेक्ट के करने पे नेक्स्ट 45 डिग्री एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो करने पे नेक्स्ट 60 डिग्री एंगल पे। तो ये जो आपकी है तीनों की ही, लेकिन जब एंगल अगर हम इसका बनाएंगे तो जो पर्टिकुलर एंगल बन रहा है वो डायरेक्ट एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री एंगल पे। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि हाइट ऑफ, हाइट कितना डिपेंड करता है। तो आपके लिए हाइट जो है वो डिपेंडिंग करता है कि आपने किस तरीके से। तो प्रोजेक्ट इफ द हाइट इज व्हेन द पर्टिकुलर हैज टू द प्रोजेक्टाइल लाई एट द सेम लेवल एज द लैंडिंग सरफेस, मिनिमम रेंज विल द अकर एट द 45 डिग्री एंगल व्हेन द लेवल ऑफ द लैंडिंग सरफेस इज लोअर। अगर सरफेस लोअर है तो द एंगल शुड बी प्रोजेक्टेड विद द एंगल लेस देन द 45 डिग्री से लोएस्ट हो जाएगा। और यही है व्हेन द लेवल ऑफ द लैंडिंग सरफेस इज द हाई, अगर ऊंचा है तो द एंगल शुड बी ग्रेटर देन द 45, तो 45 डिग्री से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास स्पीड या वेलोसिटी। तो बेटा बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी व्हेन विच द प्रोजेक्टाइल इज बीइंग प्रोजेक्टेड। जब इनिशियल वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे एंगल पे प्रोजेक्ट करा जाता है तो वेलोसिटी इज द प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी रिडक्ट इनटू द टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स है बेटा, एक एक्स कंपोनेंट है एंड सेकंड वाई कंपोनेंट्स। यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एंगल पे थ्रो करा जाता है और वाई एंगल पे थ्रो करा जाता है तो दोनों के ही में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग विद द एक्स एंड vertical components along with the y-axis and high the initial velocity to the projectile greater is the range। यहाँ पर एक क्लियरली अगर हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कशन लगातार कर रहे हैं, अगर एक एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो करा जा रहा है तो एंगल जो बन रहा है बेटा यहाँ पे x है और यहाँ पर है आपका y एंगल। तो दोनों पे जब आपको करा जा रहा है तो यहाँ पे जो 0 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये आपका जो ट्रिगर है वो क्या होगा, v पर यहाँ पे अपवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे b है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, b है इनिशियल वेलोसिटी एंड आपका जो एंगल ऑफ डिग्री है वो आपका है एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को लाइक इसमें आप जेवलिन थ्रो का एक एग्जाम्पल यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एयर रेजिस्टेंस। हम सभी जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पाथ पे करा जाता है तो इफेक्ट ऑफ द एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सेम स्मॉल।
द एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट। जब किसी हवा के अपोजिट साइड में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन को में फ्लाइट करना पड़ता है। और एयर रेजिस्टेंट इफेक्ट द हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। The amount of air drag expelled by the projectile depend on the geometry of the projectile. It is the shape of the body is the streamlined. नेक्स्ट चीज आती है ग्रेविटी। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई करा जाता है, तो ग्रेविटी इज द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपको जानते हैं कि जब किसी आप बॉल को ऑन द एयर, यहाँ पे एक बॉल है, जब ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आ रही है और यहाँ पे कोई मैन इसको कैच करने के लिए यहाँ पे खड़ा है, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जब ऑब्जेक्ट बहुत ही स्पीड के साथ डाउनवर्ड हो रहा है, तो इस स्पीड को ब्रेक करने के लिए आप अपने हाथ को कहाँ ले जाते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो द पैराबोलिक पाथ of the projectile is the project of the gravitational force acting upon the force help to the projectile to return back to the surface of the, मतलब सरफेस पे वापस आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेटर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट द हायर द ग्रेविटेशनल पुल विल बी डन। एंड लास्ट इज स्पिन। जब कभी भी आप क्रिकेट में देखते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, जब बॉलर किसी बॉल को स्पिन कराता है या जब हैमर थ्रोअर किसी हैमर थ्रो को करता है, तो जब ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सेंटीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही अप्लाई हो रहे होते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में या जब यहाँ से बॉलर किसी बॉल को थ्रो कर रहा है, तो बॉल की जो थ्रोइंग स्पिन है वो डिपेंड किस पे करती है, तो स्पिन अनदर फैक्टर विच द इफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन इज स्पिन। व्हेन द स्पिन एक्शन इंटर्ट in the projectile and the motion become more stable and accurate. Both the magnitude and the direction of the spin influence the range covered by the projectile. For example, the spin movement in the games of the टेनिस में भी आप लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को, जब बॉल को स्पिन कराया जाता है या जब बॉल स्पिन होती है, देयर आर द 3 वे ऑफ द हिटिंग द टेनिस बॉल। फ्लाइट सरफेस में इसमें कोई भी स्पिन नहीं होगा, लेकिन अगर अदर में करे जाए टॉप स्पिन में तो सरफेस होगा और स्पिन होगा, और बैक स्पिन में भी स्पिन होने के, तो स्पिन में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ड्रग द ग्रेटर विल बी द प्रेशर्स एंड द नेक्स्ट वन चीज प्रोजेक्टाइल इज द फैक्टर इफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी। तो वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो अभी हम लोगों ने बात करा था, तो वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड ऑफ द रिलीजेस, कितनी स्पीड के साथ आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, एंगल ऑफ द रिलीजेस ये मतलब ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रिलैक्सेशन या पैराबोलिक पाथ है, एंड हाइट ऑफ द रिलैक्सेशन कितने हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो ये फैक्टर इफेक्टिंग है प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के। इसी तरह मोशन मूवमेंट में बात करी जाए तो लीनियर मोशन है, एंगुलर मोशन है एंड कॉम्बिनेशन मोशन भी होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्क पावर एंड एनर्जी एंड फ्रिक्शन। तो वर्क पावर एंड एनर्जी एंड फ्रिक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब किसी भी वर्क को करा जा रहा है तो उस पर लगने वाले ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।